हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज लेसन को समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो अब थोड़ा से एनसीईआरटी एग्जाम्पल को सॉल्व करके न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के भी न्यूमेरिकल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि एक कप ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। जनरली हम कोई कप लेते हैं तो उसका जो साइज़ होता है हम ये मानकर चलते हैं कि उसमें लगभग 250 ग्राम्स वाटर आएगा। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट द मास ऑफ वाटर इन वन कप। सॉल्यूशन है पहले मास ऑफ वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। मास ऑफ वाटर इन अ कप इक्वल 250 ग्राम। तो यहाँ पे देखो मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर तो कितना हो जाएगा 2 + 16। कैसे से फाइंड करते सबको पता होगा। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 2 है, और ऑक्सीजन क्या हो गया 16, और इसको ऐड कर लो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करने पर आ जाएगा 18 ग्राम। यहाँ पे जो मोलिकुलर, आप ये कह सकते हो कि मोलिकुलर मास ऑफ वाटर वो कितना हो गया 18 ग्राम। तो आप ये निकालो कि 18 ग्राम वाटर में कितना नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स present in 18 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल क्या होगा, अवोगाद्रो नंबर। पढ़ा होगा अवोगाद्रो नंबर, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा अवोगाद्रो नंबर्स। हाउ मैनी अवोगाद्रो नंबर्स, तो देखो यहाँ पे अवोगाद्रो नंबर जो होता है वो कितना होता है 6.023 × 10⁻23। 18 ग्राम वाटर में जो मोलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे 6.023 × 10⁻23। तो आप बताओ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इसी सेंटेंस को रिपीट करना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 1 ग्राम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 बाई क्या हो गया 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स 18 ग्राम में जो होगा इतना हो जाएगा। अब आपको फाइंड करना है कि 250 ग्राम में क्या हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 250 ग्राम में, अगर एक मोलिक्यूल्स में एटम कितने होते, सॉरी, अगर आपसे पूछा 18 ग्राम में, देखो यहाँ पे क्या लिखा है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स यानी 18 ग्राम में इतने मोलिक्यूल्स हैं। तो आप बताओ 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में मोलिक्यूल्स कितना हो, इतना हो गया। तो 250 ग्राम्स में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 250 से इंटू कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 अपॉन 18 × 250 क्या हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 अपॉन 18 × 250। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 250 ग्राम्स में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ गए। ठीक, तब ये फाइंड कर लो कि ये तो हमें पता चल गया कि 250 ग्राम्स में कितने मोलिक्यूल्स हो गए। तब ये फाइंड कर लिया जाए कि एक, यानी कि वाटर के एक मोलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in each molecule of water। तो यहाँ पे देखो इसे कैसे फाइंड करेंगे। देखो हाइड्रोजन, देखिए
आपने तो ये फार्मूला पढ़ा होगा कि किसी भी एटम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करना होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर एटॉमिक नंबर। फार्मूला क्या है, एटॉमिक नंबर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर आप हाइड्रोजन के लिए ले रहे हो, किसके लिए ले रहे हो, हाइड्रोजन के लिए ले रहे हो, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होगा, एक। इसके एटॉमिक नंबर कितना होता है, एक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एक हो जाएगा। बट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है H2O में, 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन हो जाएंगे, ठीक है। और एटॉमिक नंबर एक ही रहेगा इसका, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 प्रोटॉन हो गए। इसी तरह अगर आप बात करते हो किसका, ऑक्सीजन के विषय में, तो ऑक्सीजन के लिए जो क्या होगा, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8। तो एटॉमिक नंबर इसका 8 होगा, तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन भी होंगे और क्या होगा, 8 प्रोटॉन भी होंगे। तो देखो H2O में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐड कर लो कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। यानी हाइड्रोजन में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी H2O में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और क्या होंगे, 10 प्रोटॉन्स भी होंगे। तो क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स आर 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स आर क्या हो जाएगा, 10 प्रोटॉन भी हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपने निकाल लिया कि एक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन वाटर के एक मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन्स हुए, ठीक। तो बताओ इतने मॉलिक्यूल्स में, यानी 250 ग्राम्स में आपने यहाँ पे क्या किया है पता है, आपने निकाला 1 मोलिक्यूल्स, मतलब 1 मोलिक्यूल्स मतलब क्या, 18 ग्राम में। यानी आप लिख सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम में अगर इतने, आप यहाँ पे क्या समझने के लिए आप लिख सकते हो 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन इतना है, तो इतने में कितना हो जाएगा देखो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 250 ग्राम H2O इक्वल हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बाई 18 इंटू 250 इंटू क्या हो जाएगा 10। और इसका डिवाइड कर लोगे आप, इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे 8.365 इंटू 10 की पावर 25। यानी आपने निकाल लिया 250 ग्राम्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो 8.365 इंटू 10 की पावर 25 होगा। बट हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं बताना था, हमें बताना था कि अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना और नंबर ऑफ प्रोटॉन इतना है तो उस पर चार्ज कितना होगा, यानी निगेटिव चार्ज कितना होगा और पॉजिटिव चार्ज कितना होगा। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी 250 ग्राम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 8.365 इंटू 10 की पावर 25, या कह सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ, इतना हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की संख्या उसमें क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक। तो यहाँ पे निकालना है आपको पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की वैल्यू। तो देखो यानी इस मतलब ये क्या है, स्मॉल एन है। तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो चार्ज हो जाएगा Q इक्वल एन इंटू ई फार्मूला से। तो एन की वैल्यू हो गई कितनी 8.365 इंटू 10 की पावर 25 और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज हुआ 1.6 इंटू 10 की पावर क्या होता है -19 कूलम। इसका मल्टीपल कर लो तो मल्टीपल इसका आ जाएगा 1.338, क्या आ जाएगा 1.338 इंटू 10 की पावर 7 कूलम। तो ये आ गया इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में सबको आ गया हो तो इसे नोट कर लो। बच्चों यहाँ पे सेकंड न्यूमेरिकल्स है, इफ़ ए बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। यानी कि किसी बॉडी से 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होने के लिए 1 सेकंड लगता है। या कह सकते हो कि किसी बॉडी से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, तो उसी बॉडी को
1 कूलाम चार्ज देने में कितना समय लगेगा। जैसे किसी बॉडी से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अगर हम उसको बॉडी को 1 कूलाम चार्ज देना चाहते हैं तो 1 कूलाम चार्ज देने के लिए उस पर कितना समय लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सॉल्यूशन देखो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gives out by the body in 1 सेकेंड इक्वल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 10 यानी इसका मतलब 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुई, स्मॉल एन है। और अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स उसने निकाला तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, तो गिवन चार्ज बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, इन 1 सेकेंड, Q इक्वल एन इंटू ई फार्मूले से। तो देखो यानी इक्वल 10⁹ हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कहने का मतलब है कि अगर उसने 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकाला तो 1 सेकंड में उस पर चार्ज कितना आ गया, तो इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। कितना चार्ज आ गया, इतना चार्ज आ गया, यानी इतने कूलम चार्ज उस पर आता है। कितना, 1 सेकंड में कितना, इतना 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम चार्ज कितने समय में आता है, उस पर 1 सेकंड में आता है। तो टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ चार्ज ऑफ, टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम इक्वल कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। नहीं क्या हो जाएगा आपको, देखो यहाँ पे कहने का मतलब है 10⁹ इलेक्ट्रॉन जब किसी बॉडी से चार्ज निकल रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर 1 सेकंड में कितना कूलम चार्ज आ जा रहा है, तो 10⁻- कितना आ रहा है, 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम चार्ज आ रहा है। तो अगर मान लीजिए बॉडी को 1 कूलम चार्ज देना होगा तो उस पर कितना टाइम लगेगा, टाइम की रिक्वायरमेंट क्या होगी, टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ चार्ज, टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ चार्ज, टू गेट ए चार्ज, टू गेट अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम इक्वल कितना हो गया, 1 सेकेंड। यहाँ पे देखो टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻, नहीं 1 कूलम बोल रहा है ना, 1 कूलम के लिए 1 कूलम। यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, यानी 1 कूलम चार्ज देने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक, ये टाइम पूछ रहा है, और 1 सेकंड में इतना चार्ज उस बॉडी पे आ रहा है। ठीक, यहाँ बच्चों देखो सेकंड न्यूमेरिकल्स है, इफ़ ए बॉडी गिव्स एट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। मतलब यहाँ पे एक पूछा गया है आपसे कि किसी बॉडी से अगर 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर निकलते हैं तो इस बॉडी को 1 कूलम चार्ज देने के लिए हमें कितना टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले तो हमें ये निकालने कि किसी बॉडी से जब 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर निकल रहे हैं तो उस बॉडी पर कितना टोटल चार्ज आ जाएगा, मतलब क्यू क्या हो जाएगा उसका। ये जो 10⁹ दिया वो क्या दिया क्वेश्चन में, एन की वैल्यू दिया है, तो हमें निकालना होगा टोटल चार्ज ऑन द बॉडी व्हेन 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स आउट फ्रॉम द बॉडी।
जब 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी से बाहर निकल जाता है तो बॉडी पे कितने कूलम चार्ज आ जाएगा। तो ये n की वैल्यू 10⁹ है। देखो इस फार्मूला को यूज करके यहाँ पे देखो हमने निकाल लिया Q की वैल्यू। तो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम स्मॉल n शो करते हैं। और गिवन चार्ज बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड, यानी बॉडी जो एक इन 1 सेकेंड, यानी गिवन चार्ज बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में बॉडी पर कितना चार्ज आ गया है। तो ये Q = E फार्मूले से 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, क्योंकि n की वैल्यू तो 10⁹ हो गया। और स्मॉल e जो होता है चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, तो e की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसे सॉल्व करने पे आ गया 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम, यानी 1.6, यानी जब किसी बॉडी से 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आता है तो उस बॉडी पे कितने कूलम चार्ज आ जाता है, इतना 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। कितने सेकंड में आता है, 1 सेकंड में। तो वही लिखा है कि टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम चार्ज इक्वल 1 सेकेंड। तो बताओ टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, चार्ज ऑफ 1 कूलम, यानी 1 कूलम चार्ज अगर किसी बॉडी को दिया जाए तो कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे देखो 1.6 इंटू 10⁻10 क्या होगा, इसके नीचे चला जाएगा। अब इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड हो जाएगा। आपका ये भी आंसर हो सकता है, किस में आ गया, ये आ जाएगा सेकंड में, कि आप 1 कूलम चार्ज किसी बॉडी को देना चाहते हो तो उस पर 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड लगेंगे। लेकिन अगर ईयर्स में फाइंड करना है तो आपको 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 66 डिवाइड करना होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि 1 ईयर्स में कितने होते हैं डेज, 365 डेज होते हैं। और एक डेज में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। और एक आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। तो ये ईयर में कन्वर्ट हो गया है और आंसर आ गया 198.18 ईयर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर हो गया, तो इसे भी नोट कर लो। यहाँ बच्चों देखो तीसरा न्यूमेरिकल्स है आपका एनसीईआरटी का तीसरा न्यूमेरिकल्स है एग्जांपल। कूलम्स लाइक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ्रॉम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ for gravitational force between 2 stationary point masses both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses। फर्स्ट में कह रहा है कि कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज बाय डिटरमिनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, फर्स्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड सेकेंड फॉर 2 प्रोटॉन्स। एंड सेक्शन बी में क्या करा है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द एक्सेलरेशन फोर्स ऑफ their mutual attraction when they are 1 angstrom apart। and mass of proton in bracket दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁻27 kg एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यहाँ पे इसको सॉल्व करते देखो क्या कर रहा है, कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर gravitational force between 2 stationary point masses both have inverse square dependence on the distance। ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, दो चार्जों के बीच जो फोर्स लगता है या दो मासों के साथ जो फोर्स लगता है, दोनों ही क्या करता है, इन्वर्स लॉ का फॉलो करता है। और ये फोर्स जो होते हैं वो डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बोल रहा है। अब कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज बाई डिटर्मिनिंग द रेशियो ऑफ दियर मैग्नीट्यूड। फर्स्ट कह रहा है फॉर आयन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। पहले आप ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, दोनों में का रेशियो क्या होगा, कंपेरिजन क्या होगा, कौन स्ट्रांग होगा कौन वीक होगा। तो पहले निकाल लो, चलो निकाल लेते फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, या कह सकते हो फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है ए में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए, तो पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एफ इक्वल हो जाएगा के इंटू, या कह सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ई इंटू क्यू पी। क्या होता है Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे 1 की जगह E लिख दिया और 2 की जगह P, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का फोर्स निकालना है यहाँ पे, और इस अपॉन आर स्क्वायर। ठीक,
तो यहाँ पे वैल्यू रखो तो 9.0 इंटू 10⁹, ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो क्या होती है, फिक्स होती है। और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻19, और प्रोटॉन का भी इतना चार्ज रखोगे तो इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और डिस्टेंस यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका देखो, वो दिया 1 एंगस्ट्रॉम, और उसको मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 10⁻10 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब निकाल लो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है Fg=G(m1m2) बाई क्या हो जाएगा, r²। यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और कैपिटल G की वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻11। ये भी क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। इसे हमें क्या करना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन में आता है। और यहाँ पे जो m1 है उसको हमने me लिख दिया, और जो m2 है उसको हमने mp लिख दिया। क्यों, me का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और mp का मतलब क्या, मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 अपान जो r दिया है, यहाँ पे r होगा कितना दिया हुआ है 10⁻10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, दोनों का रेशियो निकाल लो, यानी कि इसको डिवाइड करोगे तो Fe बाई क्या हो जाएगा Fg, यहाँ 10⁻10 का स्क्वायर और 10⁻10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसे सॉल्व करने पे यानी देखो ये हो जाएगा 9.0 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 टू दी पावर क्या है 2 अपान 10⁻10 टू दी पावर 2। इसके अपान में क्या हो जाएगा, ये 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10 क्या हो जाएगा 27 बाई 10⁻10 टू दी पावर क्या हो 2, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसे और सॉल्व करोगे, यानी इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻39, यानी ये आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻39, ये आ गया Fe बाई क्या आ जाएगा Fg। अगर आप इसमें इससे सॉल्व करके डिवाइड करोगे तो आएगा 2.4 इंटू 10⁻39, तो इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, Fe इक्वल हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻39 Fg। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इज़ इक्वल टू द 2.4 इंटू 10⁻39 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। यानी आपको जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है 10⁻39 टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इनका रेशियो क्या आएगा। इसे नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट करिए जल्दी से। यहाँ देखो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ए का सेकंड पार्ट है फॉर 2 प्रोटॉन्स, यानी आप 2 प्रोटॉन्स के बीच निकालो। किसके लिए, फॉर 2 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन के बीच में फोर्स निकालो। 2 प्रोटॉन्स के बीच में देखो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K इंटू या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू पी इंटू क्यू पी बाई क्या होगा r²। तो यहाँ पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या 9.0 इंटू 10 क्या हो जाएगा 9, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 क्या हो जाएगा 19, और दूसरे प्रोटॉन पर भी इतना चार्ज होगा, इसलिए क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और डिस्टेंस यहाँ पे दिया है देखो 1 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करोगे तो 10⁻10 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। अब निकालो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स, तो क्या होता है फार्मूला Gm1, यानी यहाँ पे प्रोटॉन है तो mp इंटू क्या हो जाएगा mp बाई क्या हो गया r²। तो कैपिटल G को यहाँ पे क्या होता है 6.67 इंटू 10 क्या हो जाएगा 11, और प्रोटॉन का मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻27, और दूसरे प्रोटॉन पर भी इतना होगा, इसलिए इसको क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू दिया हुआ 10⁻10 टू द पावर 2। हमसे पूछा गया कंपेरिजन, तो कंपेरिजन में इसको डिवाइड कर दिए तो Fe बाई क्या हो गया Fg, और डिवाइड करेंगे देखो क्या आएगा 9.0 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10 क्या आएगा 19 टू द पावर 2 अपान
10⁻⁻² हो गया। ए एफ ई की वैल्यू हो गया और एफ जी की वैल्यू देखो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1.67 इंटू 10⁻, क्या हुआ 27 क्या हो गया 2 अपान 10⁻10 क्या हो गया 2 हो गया। तो देखो ये और ये क्या हो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा 9.0 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, क्या होगा 19 क्या आ गया 2 इंटू सही अपान 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 क्या हो गया 2। और इसे सॉल्व करके अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। इसे सॉल्व करके क्या करोगे, अगर आप डिवाइड कर लो तो आंसर आ जाएगा आपका 1.3, कितना जाएगा 1.3 इंटू 10⁻36, क्या आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻36 आ जाएगा एफ ई बाई एफ जी। तो इम्प्लाइज दैट इसे लिख सकते हैं एफ ई इक्वल 1.3 इंटू 10⁻36 एफ जी। क्या ये आ गया आंसर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द 1.3 इंटू 10⁻36 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। यानी जो दो प्रोटॉन्स के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 1.3 इंटू 10⁻36 टाइम्स होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है स्ट्रांग होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है वीक होता है। इसे याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है स्ट्रांग होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है वीक होता है। इसी में देखो सेकंड क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखो बी नंबर में कह रहा है कि एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर अपार्ट। देखो यहाँ पे दिया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा यहाँ पे क्या निकालना आपको एक्सेलरेशन भी निकालना। इसे नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग, फटाफट जल्दी नोट करिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट बी यानी सेकेंड बी। देखिए बी में क्या निकाल लेते हैं फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए हम लोग क्या करते हैं प्रोटॉन के लिए एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो प्रोटॉन के लिए देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ द फोर्स अप्लाई द एनी बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यानी फोर्स किसी बॉडी का फोर्स इक्वल क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा ए इक्वल एफ बाई एम। तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकालना तो क्या हो जाएगा ए पी इक्वल एफ बाई मास किसका लेंगे जिसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एम पी हो जाएगा। यहाँ जो फोर्स लग रहा था अभी आपने देखा कि यहाँ पे पहले फोर्स आप फाइंड कर लो, क्या कर लो फोर्स भी फाइंड करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे पहले फोर्स निकाल लो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कह रहा एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में पहले क्या निकाल लो फोर्स निकाल लो। पहले फोर्स निकाल लेते हैं फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आपने निकाला है अभी कितना निकाला था आपने देखो सॉल्व किया गया था ना उसमें कितना फोर्स आया था 2.3। देखो यहाँ पे फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आपने फाइंड किया था वो इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना आया 2.3। कितना पावर आई थी 2.3 इंटू 10 की पावर क्या आ गई थी 10 की पावर 8 समथिंग कुछ आई थी। नोट कर लीजिए देखिए जल्दी से 10 की पावर -8 न्यूटन ये जो है आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स आया था। ठीक अब इसका एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ कितना आ जाएगा। यही आया था जो आपका फोर्स आया था इतना ही आया था।
अब निकालें एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो क्या हो जाएगा एफ बाई या पी बाई क्या हो जाएगा एम पी, तो हो जाएगा 2.3 इंटू 10⁻8 बाई 1.67 इंटू 10⁻31, इसे सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। इस तरह इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन फोर्स एक्सेलरेशन निकालना, तो या पी बाई क्या हो जाएगा एम ई, और यहाँ पे 2.3 इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगा 8 बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻ क्या हो गया 31, इसे सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, तो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इसका भी एग्जाम्पल और करने हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स। तब तक आप सब क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए।